हम स्टार्ट करेंगे ईज़ो डेविएशन। और चूँकि ईज़ो डेविएशंस में काफ़ी सारी टाइप्स हैं, हम सबको एक क्लास में या एक लेक्चर में कवर नहीं कर सकते, तो आज हम डिस्कस करेंगे ईज़ो डेविएशन में इन्फेंटाइल ईज़ोट्रोपिया को, इन्फेंटाइल या कंजेनाइटल ईज़ोट्रोपिया। ठीक है, ईज़ोट्रोपिया क्या है? इनवर्ड डेविएशन ऑफ द आई बॉल इज कॉल्ड ईज़ोट्रोपिया। इसमें वीक मसल है, इन्फेंटाइल ईज़ोट्रोपिया। हाँ, वो बाद में करेंगे इनकॉम्पिटेंट। पहले कॉन्कॉमिटेंट डिस्क्रिमिनेट कर लें जो कॉमन है, उसके बाद फिर इनकॉम्पिटेंट पे आते हैं। हम अलग अलग टाइप्स को अलग अलग डिस्कस करेंगे, वो एक क्लास में पॉसिबल नहीं है। तो ईज़ो डेविएशन की प्रोबेबिलिटी 3 से 4 क्लासेस हो सकता है, इससे ज़्यादा हो। ठीक है, तो ईज़ो डेविएशन में इन्फेंटाइल ईज़ोट्रोपिया, जैसे कि अभी बताया आपको कि ईज़ोट्रोपिया में लेटरल लेक्टस वीक होता है और मीडियल लेक्टस ओवर एक्टेड होता है, इसीलिए आँख इनवर्ड टर्न हो जाती है, जिसको हम कहते हैं ईज़ोट्रोपिया या फिर कन्वर्जेंट स्क्विंट। कन्वर्जेंट स्क्विंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कन्वर्जेंस हो रही है, ओवर कन्वर्जेंस है, इसीलिए हम इसको कन्वर्जेंट स्क्विंट भी कहते हैं। ठीक है, जिससे हम स्टार्ट करेंगे इन्फेंटाइल ईज़ोट्रोपिया। इन्फेंटाइल ईज़ोट्रोपिया के कुछ खास क्लिनिकल फीचर्स हैं जिससे आप डायग्नोज कर सकती हैं कि आपका पेशेंट जो ईज़ोट्रोपिया के साथ है उसको इन्फेंटाइल है, क्योंकि ईज़ोट्रोपिया में डीडीज बहुत हैं। डीडीज मतलब डिफरेंशियल डायग्नोसिस। इन्फेंटाइल ईज़ोट्रोपिया में एज ऑफ ऑनसेट है 0 to 6 मंथ। एज ऑफ ऑनसेट मतलब किस एज में स्क्विंट डेवलप किया है पेशेंट ने, वो है 0 to 6 मंथ। 6 महीने के अंदर कोई भी स्क्विंट डेवलप होता है उसको हम इन्फेंटाइल में या कंजेनाइटल में रखते हैं। ठीक है, इन्फेंटाइल ईज़ोट्रोपिया यूजुअली दोनों आंखों में होता है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये दोनों आंखों में होता है। बहुत ही रेयर है कि ये एक आंख में हो, बल्कि होता ही नहीं है। ठीक है, अगर वो एक आंख में है तो किसी और टाइप का स्क्विंट हो सकता है, जैसे कि डुइन हो सकता है, सिक्स नर्व पाल्सी हो सकती है, कॉमोडेटिव हो सकता है, या कोई और सिंड्रोम भी हो सकता है इस एज ग्रुप में। ज़रूरी नहीं है कि इन्फेंटाइल ईज़ोट्रोपिया वाला पेशेंट आपके पास हमेशा अर्ली एज में आए, 6 महीने में आए, 8 महीने में आए या साल में आए। कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट 10 साल की एज में आपके पास पहुंचता है, कभी 6 साल की एज में, कभी 4 साल की एज में। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को अवेयरनेस कितनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कंसिडर करके बैठ जाते हैं कि क्योंकि ये पैदाइशी मसला है तो ये सॉल्व नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं है, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट बहुत आम है, तो अवेयरनेस सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग भी कहीं क्लिनिक्स में बैठे हुए हैं, अगर कोई आपसे आके ये कहता है कि मेरे फलां रिश्तेदार के बच्चे को मसला है या मेरे दूसरे बच्चे को मसला है, लेकिन वो तो पैदाइशी है, वो तो पैदाइशी, तो आपने उनको बताना है कि पैदाइशी मसला हो या बाद में आने वाला मसला हो, ट्रीटमेंट सबकी पॉसिबल है। बल्कि जितनी अर्ली ट्रीटमेंट होगी स्क्विंट में उतनी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होगी, जितना लेट होगा उतनी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट है एम्ब्लायोपिया। एम्ब्लायोपिया मतलब लेजी आई। ठीक है, तो एज ऑफ ऑनसेट है इन्फेंटाइल ईज़ोट्रोपिया का 0 to 6 मंथ। ये इस दौरान किसी भी एज में विजिबल हो सकता है, मैनिफेस्ट हो सकता है। यूजुअली दोनों आंखों में डेविएशन होती है और एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा होती है, लार्ज एंगल ऑफ डेविएशन होती है। मोर देन 50 प्रिज्म, मोर देन 50 प्रिज्म। जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जब हम स्क्विंट को मेजर करते हैं तो हम प्रिज्म के थ्रू मेजर करते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन को हम प्रिज्म के थ्रू मेजर करते हैं। ये किस तरह से करते हैं, असेसमेंट ऑफ स्क्विंट की हम अलग से क्लास लेंगे। ठीक है, हाँ, कॉन्कॉमिटेंट स्क्विंट है तो तमाम पोजीशन ऑफ गेजेस में एंगल ऑफ डेविएशन सेम रहेगी। क्योंकि इन्फेंटाइल ईज़ोट्रोपिया कॉन्कॉमिटेंट स्क्विंट की टाइप है, इनकॉमिटेंट नहीं है। आरडीडीज में इसके इनकॉमिटेंट स्क्विंट ज़रूर है। इसमें आपको अगर क्लिनिकल फीचर्स पता है, अगर आपको पता है कि डुइन के क्या है, सिक्स नर्व के क्या हैं और इन्फेंटाइल के क्या हैं, जिनको हम अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे, तो आप इजीली डायग्नोज कर सकते हो कि आपका पेशेंट
इन्फेंटाइल के साथ है, डोइन के साथ है, सिक्स्थ नर्व के साथ है, कंजेनाइटल सिक्स्थ नर्व पाल्सी के साथ है, सियांजिया सिंड्रोम के साथ है, या फिर अकोमोडेटिव ईज़ोट्रोपिया। ठीक है, तो एज ऑफ ऑनसेट हो गया। डेविएशन दोनों आंखों में होती है, लार्ज एंगल ऑफ डेविएशन होती है जिसमें मोर देन 50 प्रेजेंट है। इसमें हर्शबर्ग आपको 25 डिग्री से ज़्यादा मिलता है। हर्शबर्ग कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट, हर्शबर्ग कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट है। इसको जब हम क्लास लेंगे ना असेसमेंट की, तो उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे लेते हैं, है क्या। हर्शबर्ग मोर देन 25 डिग्री। इन्फेंटाइल ईज़ोट्रोपिया में यूजुअली मोर देन 25 डिग्री होती है। ठीक है, इसके अलावा इसके कॉमन फीचर्स में, क्लिनिकल फीचर्स में आपको लार्ज एंगल ईज़ोट्रोपिया मिल गया। पेशेंट छोटा है या बड़ा है, आपके पास किस एज में आया है, ये डिपेंड करता है। आप हिस्ट्री से, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी पेशेंट को एग्जामिन कर रहे हो, चाहे वो स्क्विंट का हो या किसी और प्रॉब्लम के साथ आया हो, तो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री में आपको इंपॉर्टेंट क्लूज मिलते हैं, हिंट्स मिलती हैं। तो आपकी आधी डायग्नोसिस कभी कभार हिस्ट्री में ही हो जाती है कि आपके पेशेंट को बेसिकली क्या है। ठीक है, तो आपने हिस्ट्री बहुत केयरफुली लेना है कि इसका एज ऑफ ऑनसेट क्या था, एग्जैक्टली किस एज में पेरेंट्स ने फील करना शुरू किया कि इसको स्क्विंट स्टार्ट हुआ है, ये बाय द एज, ये बाय द टाइम ये बड़ा है या कम हुआ है, या क्या चेंजेस आई हैं इसमें, पेशेंट ने कोई प्रीवियस ट्रीटमेंट ली है या नहीं ली है, क्योंकि इस पे आपकी ट्रीटमेंट डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसके अलावा जो क्लिनिकल फीचर में इम्पॉर्टेंट है वो है इंफीरियर ऑब्लिक ओवर एक्शन। इन्फेंटाइल ईज़ोट्रोपिया में इंफीरियर ऑब्लिक ओवर एक्शन। इंफीरियर ऑब्लिक कौन सा मसल है, क्या काम है उसका, कौन सा मसल है ये, वर्टिकल है, साइक्लो वर्टिकल है। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, एक्सटॉर्शन, सेकेंडरी एलिवेशन, टर्शरी एब्डक्शन। तो इंफीरियर ऑब्लिक ओवर एक्शन आपको इन्फेंटाइल ईज़ोट्रोपिया के मेजॉरिटी ऑफ केसेस में मिलती है। मतलब जब आप उसको उसके फील्ड ऑफ एक्शन में एक्ट करवाते हैं तो इंफीरियर ऑब्लिक बजाय अंदर या तो यूं होता है, अगर ओवर एक्शन ज़्यादा है, जैसे ही आप पेशेंट की आई को एडक्शन वाली पोजीशन में लेके जाते हैं तो बजाय एडक्ट होने के ऊपर ड्रिफ्ट कर जाती है, क्योंकि इंफीरियर ऑब्लिक उसको उससे पहले ही खींच लेता है ऊपर। तो ये ओवर एक्शन को शो करते हैं जब आप पेशेंट को आप एडक्शन कर रहे हो या वर्जन कर रहे हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप छोटे बच्चों का कर रहे हैं तो ये बेहतर है कि आप एडक्शंस करें, वर्जन्स भी करें, लेकिन पहले एडक्शंस करें, ताकि आपको कुछ चीज़ें जो कि इन्फेंटाइल ईज़ोट्रोपिया के लिए ही हैं, जिसको हम अभी डिस्कस करते हैं, तो आपको उसको कंफर्म करने के लिए पेशेंट की मूवमेंट डक्शन में चेक करनी है। डक्शन क्या है, मोनोकुलर आई मूवमेंट्स। ठीक है, आपने पैच लगाया एक आंख को, आपने जैसे ही एडक्शन वाली पोजीशन में लेके गए, आंख अंदर जाने की बजाय ऊपर ड्रिफ्ट कर गई, ठीक है, ऊपर चली गई, तो वो शो कर रहा है कि आपका पेशेंट इंफीरियर ऑब्लिक ओवर एक्शन के साथ है। और इसका फील्ड ऑफ एक्शन क्या है, क्रॉस अप। ठीक है, उसमें कभी कभी आंख यूं जाने के बजाय इस तरफ चली जाती है, एबडक्ट कर जाती है, तो वो अपना जो आप फिर क्रॉस गेज में दिखा रहे हैं तो वो साइक्लोवर्टिकल मसल है। इस गेज में वो एक अच्छा एक्सटॉर्टर है, एलिवेटर से ज़्यादा एक अच्छा एक्सटॉर्टर है, जो कि इसका प्राइमरी फंक्शन है। तो एक्सटॉर्जन होती है और एबडक्शन होती है। अगर आप पेशेंट को इंफीरियर ऑब्लिक के फील्ड ऑफ एक्शन में दिखा रहे हैं जो कि यूं है, जो कि क्रॉस में है, ठीक है, आपने आंख को बंद किया, एडक्ट किया, अब एडक्शन है लेकिन इंफीरियर ऑब्लिक एक्शन शो नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही आपने यूं दिखाया, ये है इंफीरियर ऑब्लिक का फील्ड ऑफ एक्शन। आंख बजाय अंदर जाने के एक्सटॉर्ट हो रही है और एबडक्ट हो रही है, तो ये भी शो करता है इंफीरियर ऑब्लिक ओवर एक्शन को, लेकिन मिनिमम। जैसे कि हम इसको मार्क कैसे करते हैं, प्लस, अगर ओवर एक्शन है तो प्लस से, अगर अंडर एक्शन है तो माइनस से। ठीक है,
अगर थोड़ा सा है, जैसे कि फील्ड ऑफ एक्शन में है और थोड़ी सी एब्डक्ट और एक्सटॉर्ट हो रही है, तो हम कहते हैं कि 0.5 प्लस 0.5 है। और अगर आंख एडक्शन में ही ऊपर जा रही है तो हम ये देखते हैं कि ऊपर कितनी जा रही है, आपका स्क्लेरा कितना खुला हुआ है, कॉर्निया, ये यूँ समझे कि कॉर्निया का कितना पोर्शन अंदर की तरफ गया है और कितना खुला हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम कहते हैं कि ये 1 है, ये 1.5 है, ये 2 है, ये 2.5 है, या ये 4 है। 4 मतलब मैक्सिमम, 4 मतलब मैक्सिमम। अगर आपने आंख को यूं दिखाया और आंख बिल्कुल ऊपर चली गई, स्क्लेरा नजर आ रहा है, कॉर्निया नजर ही नहीं आ रहा, तो मतलब ये कंप्लीट ओवर एक्शन है, जो कि बहुत रेयर केसेस में होता है। यूजुअली आपको ओवर एक्शंस मिलते हैं इन्फेंटाइल ईज़ोट्रोपिया के साथ +1 +1.5 इतना। और ये अक्सर केसेस में, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में एक आंख में होते हैं, और कुछ केसेस में ये बायलेटरल भी हो सकते हैं, मतलब बायलेटरल इंफीरियर ऑब्लिक ओवर एक्शन भी आपको मिलता है। यूजुअली यूनिलैटरल होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया है यहाँ तक? अब इन्फेंटाइल ईज़ोट्रोपिया प्राइमरी भी होते हैं और सेकेंडरी भी होते हैं। जो इंफीरियर ऑब्लिक ओवर एक्शन इन्फेंटाइल ईज़ोट्रोपिया में जो आपको मिलेगा वो प्राइमरी इंफीरियर ऑब्लिक ओवर एक्शन है। प्राइमरी क्या है, मतलब मेन मसला इंफीरियर ऑब्लिक का नहीं है, बल्कि ईज़ोट्रोपिया है मेन मसला। मीडियल रेक्टस ओवर एक्टिंग है और लेटरल रेक्टस अंडर एक्टिंग है। अंडर एक्टिंग है लेकिन वो पैरालिटिक नहीं है, वो रिस्ट्रिक्टिव नहीं है, वो कॉन्कॉमिटेंट डिस्क्वेंट है। ठीक है, तो इसमें आपको इंफीरियर ऑब्लिक प्राइमरी इंफीरियर ऑब्लिक ओवर एक्शन मिलता है। प्राइमरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका जो ऑपोजिट मसल है, जो कि सुपीरियर ऑब्लिक है, उसमें कोई अंडर एक्शन और ओवर एक्शन आपको शो नहीं हो रही होती है। जबकि सेकेंडरी में, जो कि आगे की बात है बहुत, उसमें आपको इंफीरियर ऑब्लिक ओवर एक्शन सेकेंडरी मिलता है, जिसमें सुपीरियर ऑब्लिक पॉलिसी की वजह से हो सकता है, सुपीरियर ऑब्लिक अंडर एक्शन की वजह से होता है, इंफीरियर रेक्टस अंडर एक्शन की वजह से हो सकता है, लेकिन बहुत कम। तो वो कहलाती है सेकेंडरी इंफीरियर ऑब्लिक ओवर एक्शन। लेकिन आपको इन्फेंटाइल में जो मिलता है वो प्राइमरी इंफीरियर ऑब्लिक ओवर एक्शन है। जी, प्राइमरी इंफीरियर ऑब्लिक ओवर एक्शन का मतलब है कि वो मसल नेचुरली ओवर एक्टिंग है और वो एसोसिएटेड है इन्फेंटाइल ईज़ोट्रोपिया के साथ। उसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, जैसे वो सेकेंडरी टू एनी पल्स ही नहीं है। कॉन्कॉमिटेंट डिस्क्वेंट है, जैसे मीडियल रेक्टस ओवर एक्ट कर रहा है, इसी तरह इंफीरियर ऑब्लिक भी उसके साथ ओवर एक्ट कर रहा है। और इसमें हमेशा यूं होता है, अगर ऑब्लिक्स की वजह से वर्टिकल डेविएशन है, जो कि वर्टिकल डेविएशन इतनी ऑब्वियस नहीं होती। इसमें ऑब्वियस डेविएशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, लार्ज एंगल होती है और ईज़ोट्रोपिया होता है। और अगर सेकेंडरी इंफीरियर ऑब्लिक ओवर एक्शन हो तो आँख में जो डेविएशन होती है वो हमेशा वर्टिकल ज़्यादा होती है, हॉरिजॉन्टल कम होती है। ठीक है, तो इन्फेंटाइल ईज़ोट्रोपिया के साथ प्राइमरी इंफीरियर ऑब्लिक ओवर एक्शन कॉमन है। ज़्यादातर केसेस में, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये बायलेटरल होती है, लेकिन यूनिलेटरल होती है, लेकिन किसी किसी केस में ये बायलेटरल भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि बायलेटरल कभी भी नहीं होता। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है इन्फेंटाइल ईज़ोट्रोपिया की, एक क्लिनिकल फीचर है, वो है क्रॉस फिक्सेशन। क्रॉस फिक्सेशन क्रॉस फिक्सेशन क्या है? क्रॉस फिक्सेशन, जिसका नाम से पता चल रहा है कि पेशेंट क्रॉस फिक्सेट करता है। कैसे करता है? यूं, मैं पेन देख रही हूँ, अगर मैं इसको इस गेज पे लेके जाऊंगी तो मेरी जो लेफ्ट वाली आंख है वो एबडक्शन की पोजीशन में और राइट एडक्शन में। लेकिन इन्फेंटाइल ईज़ोट्रोपिया के बच्चे जो इन्फेंटाइल ईज़ोट्रोपिया के साथ होते हैं वो यहाँ के ऑब्जेक्ट को इस आंख से देखते हैं। तो ये आंख सेंटर में होती है, यहाँ नहीं जाती है, एबडक्ट नहीं करती है, जबकि ये आंख देख रही होती है इस पेन को। और जब मैं यहाँ लेके आती हूँ तो ये यहाँ सेंटर में होती है, तो वो इस आंख से देखता है, इस आंख से नहीं देखता बल्कि इस आंख से देखता है। तो इसको कहते हैं क्रॉस फिक्सेशन। और इसमें ऐसा शो हो रहा होता है कि एबडक्शन लिमिटेड है, क्योंकि आंख यहाँ नहीं जाती, आंख एबडक्ट नहीं कर रही, आंख एबडक्ट नहीं करी, आंख सेंटर में है। यहाँ दिखाते हैं तब भी आंख सेंटर में, एबडक्शन वाली पोजीशन में नहीं जा रही। तो शुरू में देखने में ऐसा लगता है जैसे एबडक्शन रिस्ट्रिक्टेड है,
इसको हम इस तरह से करते हैं कि ये एबिचुअल लिमिटेशन है या फिर रियल लिमिटेशन है। एबिचुअल मतलब क्रॉस फिक्सेशन की वजह से, क्योंकि पेशेंट क्रॉस फिक्सेट कर रहा है, पेशेंट इस आंख से नहीं देख रहा, यहाँ के ऑब्जेक्ट को, लेफ्ट के ऑब्जेक्ट को राइट से देख रहा है और राइट के ऑब्जेक्ट को लेफ्ट से देख रहा है, इसीलिए आंख एबडक्ट नहीं कर रही है। गेज में देखने के लिए वो अपनी दूसरी आंख यूज कर रहा है, पहली आंख को एबडक्शन वाली पोजीशन में नहीं लेके जा रहा। तो इसको कहते हैं क्रॉस फिक्सेशन। इससे हमें ये पता चलता है कि पेशेंट की वाकई लिमिटेशन है या हैबिचुअल लिमिटेशन है, क्योंकि हमें जो शो हो रहा होता है वो ये शो हो रहा है कि एबडक्शन लिमिटेड है, जो मूवमेंट है लेटरल लेटस की वो रिस्ट्रिक्टेड है, क्या सेंटर में है या नहीं जा रही। इसको कंफर्म करने के लिए हमेशा आप डक्शन में चेक करते हैं, हमेशा डक्शंस चेक करते हैं। एक आंख को पैच लगा के बंद करते हैं। अगर आपके पास छोटा बच्चा है, आप उसको हाथ नहीं रख सकते, वो बार बार हाथ हटाता है, वो ऑब्जेक्ट करता है, तो आप पैच लगा के आंख को बंद कर दें। पैच लगा के आंख को बंद कर दें और फिर वो टारगेट आपका होना चाहिए कलरफुल होना चाहिए। और अगर उसमें साउंड हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पेशेंट उसको फिक्सेट करेगा इजीली, बच्चा उसको फिक्सेट करेगा, वो अटेंटिव होगा इससे। तो आप जैसे ही आपने एक आंख को पैच किया और आपने जैसे ही टारगेट एबडक्शन वाली पोजीशन में लेके गए, तो पेशेंट ने अब इस आंख से देख लिया, अब ये आंख जो सेंटर में थी वो यहाँ तक आ गई, एबडक्शन वाली पोजीशन में आ गई। तो आपको पता चल गया कि जो लिमिटेशन आपको शो हो रही थी वो रियल नहीं थी बल्कि हैबिचुअल थी। हैबिचुअल क्यों थी? क्योंकि पेशेंट क्रॉस फिक्सेट कर रहा है, उसको आंख को यहाँ ले जाने की जरूरत नहीं है, वो दूसरी आंख से देख रहे हैं। और इसी तरह फिर आप एक आंख से पैच रिमूव करके दूसरी आंख में लगाते हैं और दूसरी आंख से भी इसी तरह पेशेंट को टारगेट देते हैं और फिक्सेशन करवाते हैं एबडक्शन में, और देखते हैं कि एबिचुअल लिमिटेशन है या फिर रियल लिमिटेशन है। ये भी एक बहुत बड़ी साइन है जिससे आपको ये पता चलता है कि आपका पेशेंट इन्फेंटाइल के साथ है या कोई इनकॉम्पिटेंट स्क्विंट या किसी रिस्ट्रिक्टिव स्क्विंट के साथ है। क्योंकि अगर एबिचुअल लिमिटेड है तो फिर आपके पास बहुत सारी डीडीज आ जाती हैं, फिर आपका जहन चला जाता है कि ये 6 नर्व भी हो सकता है, ये सियानसिया भी हो सकता है, ये डोएन हो सकता है, ये ब्राउन हो सकता है। ठीक है, तो ये इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है और ये आप क्लियर करते हैं मूवमेंट को डक्शन में चेक करके। जब तक आप डक्शन में चेक नहीं करते, आपको क्लियर नहीं होता कि क्रॉस फिक्सेशन की वजह से एबिचुअल लिमिटेशन है या फिर रियल लिमिटेशन है। तो क्रॉस फिक्सेशन क्या है? राइट गेज की चीज़ों को लेफ्ट से देखना और लेफ्ट गेज की चीज़ों को राइट से देखना। कभी कभी एक टेस्ट ऐसा भी होता है जिसको बच्चों में जो हम करते हैं मूवमेंट के लिए, वो है डॉल्स हेड मैनोवर। डॉल्स हेड मैनोवर क्या है कि आपने कोई टारगेट दिखाया पेशेंट को, आप साउंड भी क्रिएट करते हैं, बस पेशेंट अटेंटिव नहीं है, वो यूँ देख रहे हैं, तो आप टारगेट को स्टैटिक रखेंगे, बच्चे के हेड को मूव करेंगे। अब बच्चा उस टारगेट को देख रहा है, जैसे ही आप हेड को मूव करेंगे तो वो तो उसी को देख रहे हैं ना, तो आँख एबडक्शन वाली पोजीशन में आ जाएगी। तो इससे भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि एबिचुअल लिमिटेशन है या रियल लिमिटेशन है। इसको कहते हैं डॉल्स हेड मैनोवर। ये करते हैं इन्फेंटाइल ईज़ोट्रोपिया वाले केसेस में।